अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें ही इन्वेंट्री पार्ट जो है लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सेल, परचेज, चालान, है ना, और इसके अलावा एक्सपायरी का भी कल हमने थोड़ा समझा है कि कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक मेंटेन करने के लिए जो एंट्रीज हैं वो हमने सीख ली है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्केच बनाया है ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको ये समझ में आ सके कि स्टॉक जो है वो कैसे मेंटेन होगा। तो नेचुरली है भैया, हमें स्टॉक मेंटेन करना है तो दो ही एंट्री हमारे पास है, या तो स्टॉक हमारे पास इन हो रहा है और आउट हो रहा है ना। तो इसका जो डिफरेंसेस है वो हमारा स्टॉक बैलेंस होना चाहिए। तो और इन और आउट की एंट्रियां कैसे इफेक्ट करेंगी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिया है। एंट्री आप कर ही चुके हैं। तो स्टॉक में दो लेवल पे स्टॉक मेंटेन होता है, एक सेलेबल स्टॉक और दूसरा नॉन सेलेबल स्टॉक। तो सेलेबल स्टॉक जो है, अगर आप इनकी बात करें तो ये वो एंट्रीज हैं जिनके थ्रू हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज होगा, इन होगा। अगर हम परचेज की एंट्री करते हैं या परचेज चालान की एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा। और अगर स्टॉक रिसीव की एंट्री करते हैं तो भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है। और जो अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तो उसको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, उससे मेरा स्टॉक आउट होगा, लेकिन मैंने उसको परचेज में ही यहाँ पर माइनस कर दिया है। ठीक है, तो जितना आपका इन था वो आपका कम हो गया। अगर हम स्टॉक स्टेटमेंट की बात करें, जो हम मंथली कंपनीज को भेजते हैं या उनके एमआर को देते हैं, तो उसमें 4 कॉलम बेसिकली हम देते हैं कि हमारा ओपनिंग कितना था उस पीरियड के, और हमारे पास स्टॉक इन कितना हुआ टोटल, एंड आउट कितना हुआ जो हमारी सेल है। ठीक है, तो सेल में से अगर कुछ गुड्स वापस आ जाता है रिटर्न होके, सेल रिटर्न, तो उसको हम अपनी सेल ही कम कर लेते हैं। हालांकि स्टॉक रिटर्न से हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, लेकिन हम उसको इन नहीं मानेंगे, हम उसको ये मानेंगे कि जितना हमने आउट किया है वो हमारा कम हो गया। ठीक है, और सेल चालान से भी आउट होगा, स्टॉक इशू काउंटर से ही लिया। अगर सेलेबल स्टॉक है उसको हम नॉन सेलेबल में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमारा माल एक्सपायरी हो गया है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेलेबल गुड से, तो ये भी हमारा स्टॉक आउट होगा। क्लियर। तो ये था आपका इन आउट का सेलेबल स्टॉक का। और इसके बाद जो है एक इमेज और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपके नॉन सेलेबल के लिए। तो नॉन सेलेबल में मेरे पास इन कहाँ कहाँ से होगा, वो आपका जो है एक्सपायरी का जो सेल रिटर्न है, मतलब रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो भी हमें एक्सपायरी रिसीव होती है या डैमेज रिसीव होता है, तो उसकी एंट्री जो है हम सेल रिटर्न एक्सपायरी में करते हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक जो है मेरा नॉन सेलेबल में इन होगा, वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे हम इसको नॉन सेलेबल को सेलेबल में की सेल में से माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर हमने आज एक पीरियड के अंदर स्टॉक इशू किया है या सेल किया है, और वो उसी मंथ के अंदर वापस हमें सेलेबल गुड्स वापस दे देता है, तो वो उस सेलेबल्स को ही हम वहाँ पे माइनस करेंगे कि वो हमारी सेल कम हो गई है। लेकिन जो नॉन सेलेबल है, एक्सपायरी गुड्स है, ये हमारे पास हो सकता है कि ये माल हमने उसको 2 साल पहले सेल आउट किया हो या 6 महीने पहले सेल आउट किया हो, क्योंकि वो जब वो एक्सपायर्ड हो गया तब वो मुझे रिटर्न कर रहा है। तो एक्सपायरी गुड्स जो मेरा इंक्रीज होगा स्टॉक, वो आपका कस्टमर से जो मुझे रिसीव हो रहा है। दूसरा होगा जो मेरा सेल्फ में रखा एक्सपायर हुआ। ठीक है, तो सेल्फ में एक्सपायरी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इससे पहले वाले में मैंने बताया था आपको कि सेलेबल में जो ये नॉन सेलेबल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यही एंट्री यहाँ नॉन सेलेबल में रिसीव हो रही है। ठीक है, तो ये एक्सपायरी आपका ये आ गई। और इसके बाद जो ये आउट होगा, वो एक्सपायरी गुड्स का अगर हम सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, जो हमारी परचेज रिटर्न एक्सपायरी के थ्रू हम एंट्री करेंगे। तो ये सारा इन और आउट का आपका एंट्रीज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर अगर हमें ये स्टॉक स्टेटमेंट निकालना है, और इन्वेंट्री में अगर आप जाएंगे तो ये आपकी स्टॉक की रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पीरियड जो स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड डेट रेंज के अंदर हम डाल के उसको रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो जो कंपनीज के एमआर को स्टेटमेंट देनी होती है वो हमारी यही होती है, स्टॉक एंड सेल जिसको हम बोलते हैं। मतलब इसमें सेल की फिगर भी है और उनका स्टॉक का फिगर भी है।
तो सेल की फिगर जो होगी वो सिर्फ कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी और उसकी क्या वैल्यू, जो भी टैक्सेबल रेट से वो वैल्यू आई। इसको समझ लेते हैं। पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए हम ये स्टॉक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। और जनरली ये कंपनी वाइज ही जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हम मेडिकल रैप बोलते हैं, या है ना, तो उन्हीं को ही हमें ये स्टेटमेंट बोल लेते हैं और उनसे ही उन्हीं को हमें ये रिपोर्ट देनी होती है। और ये रिपोर्ट जो है वो मंथ एंड पे वो हमसे डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर पीरियड आपने सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आप ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी का जो बंदा है वो हमसे रिपोर्ट लेने आया है। तो ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं कंपनियों का, ठीक है। अब इसमें मेन चीज है वो ये है कि इसके अंदर 4 कॉलम आपके आएंगे कि मुझे ओपनिंग स्टॉक है वो किस वैल्यू पे दिखाना है। तो जनरली जो स्टॉक है वो मैं यहाँ पर नेट, मतलब मेरा कॉस्टिंग आपकी क्या थी उस वैल्यू से हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और जो हमारा परचेज है वो हमारी टैक्सेबल वैल्यू पे करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू और नेट वैल्यू, क्योंकि जो मेरा परचेज रेट है, जिस वैल्यू पे मुझे टैक्स लग के आया, वो मेरा परचेज की टैक्सेबल वैल्यू अलग होगी। फिर मेरा मार्जिन इंक्लूड है और मेरा सेल रेट अलग है, उस पे टैक्स आपका डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी सेल की टैक्सेबल वैल्यू होगी। तो मेरी सेल की फिगर तभी आएगी जब मेरा सेल का यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, मतलब परचेज की टैक्सेबल रेट अलग होगा और सेल का टैक्सेबल रेट अलग होगा, है ना, क्योंकि मेरा मार्जिन भी है उसमें। और ये जो नेट वैल्यू है, जितना मेरे पास स्टॉक बचा हुआ था ओपनिंग, वो मैं अपनी कॉस्टिंग से जोड़ूंगा, मतलब जो मेरी परचेज से आती है, ठीक है। तो जो बाकी बचा हुआ स्टॉक है उसको भी मैं कॉस्ट से ही कैलकुलेट करूंगा। ये तो होगी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग, यही आपको रखनी है। इसके बाद और ऑप्शन है कि ये सारे फिल्ट्रेशन दिए हुए हैं आपको। मल्टी फर्म है तो सिलेक्टेड फर्म का कर सकते हैं, गोडाउन का भी कर सकते हैं, गोडाउन भी आपको समझाएंगे अभी। पर्टिकुलर आइटम का आपका स्टॉक स्टेटमेंट निकालना तो निकाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये कोड 1 बैच 1 ये सब दिया हुआ है, बैच के पार्ट है। अब यहाँ पर और चीजें भी आ जाती हैं। पहले सिंपल इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे शो रिपोर्ट में जाएंगे तो आपके सामने ये रिपोर्ट जो है हम स्टॉक की इतने टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 10 तरीके से हमें दिया हुआ है। डिफॉल्ट जो है मैंने यहाँ पर आइटम वाइज या फर्म वाइज आइटम वाइज में रिपोर्ट निकाल रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, अगर मल्टी फर्म है तो पहले एक फर्म के आइटम में निकालेगा फिर दूसरी फर्म के निकालेगा। और इसको अगर हम आइटम वाइज करेंगे तो ये दोनों का क्लब करके आइटम वाइज ही रिपोर्ट निकालेगा, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है स्टॉक टाइप, कि हम जो एमआर को जो रिपोर्ट देते हैं वो आपकी सेलेबल की देते हैं। ये तो सेलेबल और नॉन सेलेबल आप समझ चुके हैं। सेलेबल और नॉन सेलेबल आप समझ चुके हैं, तो सेलेबल का ही रिपोर्ट हमें उसको देना है। तो यहाँ पर ये ठीक है। अगर आपको कभी नॉन सेलेबल की निकालनी है तो आप यहाँ से नॉन सेलेबल की भी निकाल सकते हैं। और सिंपल जब हम नॉन सेलेबल की एंट्री करते हैं तो हमसे सॉफ्टवेयर पूछता है कि हमें ब्रेकेज की एंट्री कर रहे हैं या एक्सपायरी की एंट्री कर रहे हैं। तो उसको भी अगर सेपरेट करना हो तो ये दोनों जो पार्ट हैं वो नॉन सेलेबल के ही है, ठीक है। तो नॉन सेलेबल को बाइफिकेट किया गया है कि सिर्फ ब्रेकेज निकालनी है और सिर्फ एक्सपायरी गुड्स का निकालना। तो नॉन सेलेबल का भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम सेलेबल का निकाल रहे हैं, अब ये आ जाता है क्लोजिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो डिफॉल्ट टिक है ये है, हम वो स्टॉक की क्वांटिटी का निकाल रहे हैं जो नॉट इजिकल टू क्यू, मतलब मेरी क्वांटिटी जो है वो जीरो नहीं है, क्योंकि क्यू आपका जीरो है, ब्लैंक है, तो उसको हम जीरो मान रहे हैं। और क्वांटिटी वो जिसका ट्रांजेक्शन हुआ है और जो आपका स्टॉक में जीरो नहीं है, सिर्फ वो आपकी निकालेगा, ठीक है। तो आपको ये डिफॉल्ट टिक रहना है, तो वही इसमें स्टेटमेंट में स्टॉक आपके शो होंगे जिनका या तो बैलेंस पड़ा हुआ है या जिनका ट्रांजेक्शन हुआ है और अब स्टॉक जीरो हो गया है पर्टिकुलर इस पीरियड के अंदर, ठीक। ग्रैंड टोटल हमें प्रिंट करना है। इसके अलावा जो और ऑप्शन है नीचे, कि हमें सीरियल नंबर भी प्रिंट करना है, प्रोडक्ट का कोड भी प्रिंट करना है, बार कोड भी प्रिंट करना है ना, ब्रांड भी प्रिंट करना है, तो ये हम टिक कर सकते हैं। एचएसएन भी प्रिंट करना है, तो ये सारे टिकिंग आप कर सकते हैं जिस उस पे आपको लेना है, राइट। फिर यहाँ पर जैसे ये है कि आपको जब बैच वाइज जाएंगे तो हमें नियर एक्सपायरी स्टॉक भी प्रिंट करना है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉलम नहीं आए या सिर्फ ओपनिंग का नहीं देना है आपको, इसी और इसी, मतलब टोटल आपके पास कितना इन हुआ और आउट हुआ वो कॉलम देने हैं। तो ये सारे चारों कॉलम के भी अलग से दिए हुए हैं। अगर इस रिपोर्ट को मैं यहाँ पर सेव सेटिंग कर देता हूँ तो ये सेटिंग मेरी एक बार सेव हो गई। इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो यहाँ पर सिलेक्टर स्क्रीन, ये ऑन स्क्रीन आपके सामने आएगा।
ये मैसेज का मतलब है कि रिपोर्ट की जो विड्थ है वो 180 कैरेक्टर्स की आ रही है। ठीक है, लेकिन जो प्रिंट आपके पेपर पे होगा वो मैक्सिमम 170 कैरेक्टर तक ही हो सकता है। फिर भी आपको रिपोर्ट फायर करनी है तो ऑन स्क्रीन ये रिपोर्ट तो आपके सामने आ गई, लेकिन आप इसको पेपर पे अगर प्रिंट करेंगे तो ये आपकी पूरी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड ऑन कर दिया है। तो हमें क्या करना है, या तो हम उसकी विड्थ कम करें, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे जैसे मान लीजिए क्वांटिटी का कॉलम है, तो ये भी हम कम कर सकते हैं, या मुझे बारकोड नहीं देना है, तो ये ऑन स्क्रीन के लिए रिपोर्ट तो ठीक है आपकी, पर जो प्रिंट करके हम स्टॉक स्टेटमेंट देते हैं एमआर को या कंपनी को, उसके लिए सिर्फ हमें इतने कॉलम की जरूरत है। जैसे कि प्रोडक्ट का नाम आपका आ गया, उसकी पैक साइज आ गया, ओपनिंग मेरे पास कितना था, मतलब 1/4 को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था इस प्रोडक्ट का, और मेरे पास कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ है। अब इस रिसीव के अंदर मतलब ये इन वाला स्टॉक है, वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको कुछ देर पहले चार्ट में दिखाया था। मतलब इसके अंदर परचेज भी है और परचेज रिटर्न भी है। ठीक है, इशू में सेल भी है और सेल माइनस सेल रिटर्न है इसके अंदर। सिर्फ सेलेबल की बात हो रही है। ये देखिए यहाँ पे हेडिंग है सेलेबल गुड्स का, और आपके पास बैलेंस क्वांटिटी किया है। नियर एक्सपायरी का कॉलम मैंने टिक किया था, इसका मतलब है कि जो मेरा प्रोडक्ट इन फ्यूचर एक्सपायर्ड होने वाला है। अब वो कितने दिन में एक्सपायर्ड होने वाला है, तो ये हम सेटअप में ऑप्शन डालते हैं कि हमारा जो 90 डेज है उसको हम नियर एक्सपायरी मानते हैं। ठीक है, तो हमें इंडिकेट मिल जाएगा कि इस स्टॉक स्टेटमेंट में मेरा ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 3 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाला है। अगर इसको आपको डिटेल में प्रिंट करना है तो वो भी आप इस कॉलम को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज हो रहा है, ये मैंने समझ लिया आइटम वाइज आ रहा है। अगर इसको आप यहाँ देखें कि मुझे बैच वाइज प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे जहाँ पे बैच लिखा है वहां पे क्लिक कर सकते हैं, आइटम वाइज बैच वाइज। ठीक है, या फॉर्म वाइज आइटम वाइज बैच वाइज, ये भी ऑप्शन है। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बैच वाइज प्रिंट होगा। जब बैच वाइज मैंने प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया है, तो मेरे पास और भी ऑप्शन आ गए। कि सपोज मुझे उस बैच के अकॉर्डिंग मुझे परचेज रेट भी प्रिंट, एमआरपी भी प्रिंट करना है कॉलम, है ना, बैच नंबर भी प्रिंट करना है और एक्सपायरी प्रिंट करनी है। तो ये ऑप्शनल है, जो आप टिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपके सामने और आ जाएंगे। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो मेरे सामने ये स्टॉक रिपोर्ट इस तरह से आ जाएगी। मतलब जो एबीडी का हमने पहले देखा था कि मेरे पास 50 ओपनिंग था, तो पर्टिकुलर डॉट जो बैच है इसका ओपनिंग था, और इस वाले बैच का ओपनिंग नहीं था। और जो रिसीव मैंने 33 किया था, तो 11 इसमें रिसीव हुआ है और ये 22 इसमें रिसीव हुआ है बैच में। और इसी बैच का 22 सेल आउट हो गया, पहले बैच का 30 हुआ है, आउट हुआ है, तो 31 बैलेंस जो है फर्स्ट बैच का बचा हुआ है। ठीक है, तो ये बैच वाइज रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है, और एमआरपी का कॉलम भी आपके सामने ये आ गया है। ये तो बात हुई आपकी बैच वाइज रिपोर्ट के लिए। अब इसके अंदर जो है आप अमाउंट का जो कॉलम है, अगर आप इसको हटा देंगे तो अमाउंट का जो कॉलम है वो नीचे आपका टॉप बॉटम में प्रिंट हो रहा है। अगर अमाउंट का कॉलम भी आपको साथ में प्रिंट करना है, उसके लिए आपको यही रिपोर्ट जो है दूसरी जगह से निकालनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो स्टॉक वैल्यूएशन में आएगा, पीरियड स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया था कि ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, और मुझे आइटम वाइज रिपोर्ट निकालनी है, ये सब चीजें मैंने आपको बताया था। अब इसमें जो ये ऑप्शन है प्रिंट क्वांटिटी क्लोजिंग क्वांटिटी, है ना, ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग क्वांटिटी प्रिंट करने के लिए। अब एम का मतलब है क्वांटिटी इनटू फ्री, दैट मींस जो मेरा क्वांटिटी में कॉलम में मेरा स्टॉक मैंने डाला था परचेज के टाइम पे या सेल के टाइम पे, और जो मैंने फ्री क्वांटिटी कॉलम में डाला था। सॉफ्टवेयर दोनों स्टॉक क्वांटिटी अलग अलग मेंटेन करता है, पर आपको ऑन स्क्रीन जब आप बिलिंग करते हैं तो आपको क्लब करके दिखाता है। ठीक है, तो स्टॉक रिपोर्ट में भी मैं उसको स्टॉक को दोनों को क्लब करके लेता हूँ और नेट वैल्यू से कैलकुलेट करता हूँ। मतलब कोई चीज अगर मैंने 10+1 खरीदी है, तो मेरे पास फिजिकल स्टॉक तो 11 ही है, तो मुझे स्टॉक भी 11 ही दिखाना है। अगर कोई कहता है कि नहीं सर मेरे को फ्री और वो क्वांटिटी अलग अलग देखनी है, तो उसको Q&F ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके क्वांटिटी का जो कॉलम है दोनों का अलग अलग आपका शो होगा। इसी तरह ही आपका ट्रांजेक्शन का भी है कि जो मैंने ट्रांजेक्शन करी है, मतलब
आपकी ट्रांजेक्शन में आएंगे जो सेकंड कॉलम में, इन में या आउट में, राइट। तो उसकी क्वांटिटी भी आपको अलग अलग शो होगी, ठीक है। फिर बात आ जाती है नीचे ये अमाउंट की। क्वांटिटी के बाद आपका हो गया ऑप्शन अमाउंट का, ठीक है। तो अगर अब मुझे अमाउंट जो ओपनिंग का प्रिंट करना है, क्लोजिंग का, वो मेरा टोटल क्वांटिटी पे हो रहा है क्योंकि मैं उसको नेट वैल्यू से कर रहा हूँ। अगर मुझे वो अलग अलग शो करना है तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा, और सेम आपका ट्रांजेक्शन का अमाउंट भी इस तरह से अलग अलग है। तो मेरे पास जो है इतने कॉलम वो अलग अलग शो होंगे कि मैंने इतना क्वांटिटी फ्री में किया या इतना क्वांटिटी मेरा जो है बेस क्वांटिटी है। जब आप इसको ग्रैंड टोटल आपको प्रिंट करना है, आप अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो कॉलम रिपोर्ट मेरी काफी बड़ी आ जाएगी, ठीक है, राइट। तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरी क्वांटिटी ओपनिंग इतनी थी, तो फ्री क्वांटिटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी ये इतनी आ रही है, और उसका अमाउंट, फ्री का अमाउंट, एफ अमाउंट मतलब फ्री का अमाउंट, तो ये मेरा बिल्कुल बाइफिकेट कर देगा हर चीज अलग अलग। और अगर मुझे अमाउंट वाला कॉलम प्रिंट नहीं करना है तो वो मैं यहाँ पर उसको नथिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। या ओपनिंग वाला मुझे क्लब में छापना है और ट्रांजेक्शन मुझे अलग अलग दिखानी है, तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन में मैंने अलग अलग किया है तो अमाउंट में भी अलग अलग किया है, और ओपनिंग के क्वांटिटी मर्ज किया है तो उसका अमाउंट में भी मर्ज किया है, राइट। अब थोड़ा क्लियर होगा। ओपनिंग क्वांटिटी क्लब है तो उसका अमाउंट भी क्लब आ रहा है, और रिसीव क्वांटिटी मेरी अलग है ना, 31 पे 2 दिखा रहा है तो उसका अमाउंट भी मुझे अलग अलग शो हो रहा है, और बैलेंस क्वांटिटी फिर मैंने क्लब कर दी है। तो ये आपकी बात होगी स्टॉक स्टेटमेंट के लिए। अब इसमें भी सेम वही ऑप्शन है कि आप बैच वाइज भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि जैसे दूसरी चीजों की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉलम नहीं छापना है, तो अगर हम इसको इस तरह से प्रिंट करेंगे तो ये मुझे खाली मुझे रिसीव इश्यू और रिसीव का इशू दिखा रहा है, मतलब जो ट्रांजेक्शन हुई है। तो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग का यहाँ पे कॉलम आपका हट गया है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ जरूरी चीजें और हैं, जैसे अगर आप कंपनी को स्टॉक स्टेटमेंट भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ से प्रिंट करके भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आप उनको मेल भी कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको जो बताया था कंपनी क्रिएशन के टाइम पे, जो ब्रांड या कंपनी आप क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर अगर आप यहाँ पे मेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपनी को स्टॉक स्टेटमेंट भेजनी है, तो जिसको भेजनी है उसका आप मेल आईडी यहाँ पर कंपनी में डिफाइन कर दीजिए। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि इसमें एक से ज्यादा मेल आईडी भी हो सकते हैं। ये कंपनी में सपोज 2 मैनेजर काम करते हैं और 3 उसके एरिया मैनेजर्स के ऊपर भी हैं, तो यहाँ पर आप कॉमा करके वो मेल आईडी दूसरा दे सकते हैं। तो कॉमा करके आप, मेरे ख्याल में यहाँ पर 8 या 10 मेल आईडी तो मैंने लिख के देखा है, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आपने ये सेव कर दिया। अब ये काम कैसे करेगा, अगर आप किसी एक कंपनी को भेजना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर अनेबल ग्रुप कर दीजिए, और यहाँ पर ये आपका ब्रांड सिलेक्ट रहेगा कि आप जो है यहाँ पर ब्रांड वाइज उसको भेज रहे हैं। आप यहाँ पर आप उसको जो डायरेक्ट ईमेल पे क्लिक करेंगे और प्रिंट कर देंगे, तो ये रिपोर्ट फायर होगी, पीडीएफ में जनरेट होगा, और वो उसको मेल पे चला जाएगा, ठीक है। इसमें आप सिलेक्टेड ऑल ब्रांड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉकिस्ट है वो हर एक कंपनी सिलेक्ट करके नहीं निकालेगा। उसने क्या करा कि अगर उसके पास 50 कंपनी की स्टॉकिस्टशिप है तो उसने सबके मेल आईडी ले लिए। आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है कि जो बगैर मेल आईडी से काम करता हो, और उसने सारे मेल आईडी उनकी कंपनियों में लिख दिए। महीना खत्म हुआ 30 तारीख, 1 तारीख को मॉर्निंग में उसने लास्ट मंथ का पीरियड डाला, और यहाँ पे ऑल ब्रांड सेलेक्ट करके अनेबल ग्रुप का रिपोर्ट रहेगा ब्रांड वाइज, और ईमेल सेलेक्ट किया और प्रिंट कर दिया। तो हर एक कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनके जो मेल आईडीज हैं उन पे सारी वो मेलें सेंड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये सेटिंग आपको ऐसे सेव करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो रिपोर्ट का कॉलम है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे टेम्पलेट बना सकते हैं। मतलब एक ये यूनिक फीचर्स है रिकॉन के अंदर कि आप एक ही रिपोर्ट को, जितने अंदर इसके रिपोर्ट टाइप है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि आपके पास ये 10 टाइप की रिपोर्ट्स हैं, सपोज इसमें से 2 रिपोर्ट टाइप आप यूज करते हैं,
या 2-3 रिपोर्ट ऐसी हैं जो आप इंटरनल अपने स्टॉक ऑडिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? या अपनी चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उतने टाइप की रिपोर्ट्स आप यहाँ पे पहले से टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट टाइप में मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल स्टॉक स्टेटमेंट। तो मैंने इसकी एक सेटिंग बनाई, अनेबल ग्रुप, ब्रांड वाइज़ होना चाहिए, ठीक है? कंपनी मेरी ऑल सेलेक्ट रहेंगी। पीरियड आप हर बार चेंज करोगे और उनको मुझे सिलेबस स्टॉक देना है, बैच वाइज़ नहीं देना, आइटम वाइज़ देना है। तो ये सेटिंग आपने कर दी। तो पहले चाहें तो आप इसको स्क्रीन पे लेके देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसको स्क्रीन पे लेंगे तो ये ऑल कंपनी की रिपोर्ट निकालेगा, लेकिन उनको ब्रांड वाइज़ अलग-अलग कॉलम आपके सेट कर देगा। अ, अलग-अलग ब्रेकअप कर देगा। पहले एक कंपनी का आएगा, फिर दूसरी कंपनी का। तो यहाँ पर एक जो है, जैसे ये ब्रांड अबाउट का आ गया, उसके बाद उसका टोटल आ गया, फिर उसी के ब्रांड का आ गया। तो इस तरह से ब्रांड वाइज़ उसका ग्रुपिंग कर देगा। अब आपको जो है ये रिपोर्ट और इसमें आपको सारी मर्ज कॉलम ही भेजने हैं, है ना? तो जो आपने इस तरह से सेटिंग कर ली है, ऑन स्क्रीन देख लिया, यहाँ पर टाइप कर दिया रिपोर्ट टाइप और उसके बाद इसको सेव सेटिंग कर दीजिए। तो जैसे ही आपने सेव सेटिंग कर दी, तो ये आपका टेम्पलेट सेव हो जाता है। अगर ये रिपोर्ट्स आप दोबारा यहाँ से खोल के देखेंगे, क्लियर? तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर इस तरह से लिस्ट आपके सामने बनती जाएगी। तो जैसे ही आप ये टिक करेंगे, तो आपके सामने वो जो हमने पहले सेव की थी, ठीक है? तो इसको आप ईमेल करके यहाँ पे सेव सेटिंग कर दीजिए, राइट? अब मुझे एक रिपोर्ट जो है स्टॉक स्टेटमेंट अलग से बनानी है, तो मैंने क्या करा, वापस फिर मैं यहीं गया और क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट में और यहाँ पर मैंने रिपोर्ट टाइप एक अलग से दे दिया कि ये मुझे टाइप 1 का जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं टेम्पलेट का। आपने कहा कि ये मुझे बैच वाइज़ रिपोर्ट चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया बैच वाइज़ रिपोर्ट के लिए, ठीक है? ऑन स्क्रीन चाहिए और आपने कहा कि ये सब मुझे वापस मर्ज करना है और मुझे सिर्फ ट्रांज़ैक्शन देखनी है, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग से मतलब नहीं है और आपने इसको बैच वाइज़ निकाल दिया, राइट? कंपनी वाइज़ भी आपने इनेबल कर दिया। तो ये जब आप सेव सेटिंग कर देंगे तो ये आपकी अलग सेटिंग होगी। तो इसको अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, तो ये आपको ऑन स्क्रीन जो दिखाएगा, वो बैच वाइज़ शो करेगा, ठीक है? तो ये बैच वाइज़ रिपोर्ट आ गई। तो इस तरह से जो ये टेम्पलेट हैं, आप अलग-अलग सेव कर सकते हैं। कितनी भी चाहे रिपोर्ट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है। ये तो बात हो गई कि आप ईमेल कैसे करेंगे रिपोर्ट्स को। ईमेल सेटिंग आपकी उसमें होनी चाहिए सेटअप में, है ना? ईमेल ईमेल सेटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे रिकॉन सेल्स करके, आप उसमें चले जाइए यूट्यूब पे, उसके चैनल पे और वहाँ पर अगर ईमेल सेटिंग देखेंगे तो वहाँ से आप मिल जाएगा। तो ईमेल सेटिंग आपने कर रखा है, ईमेल टेस्ट कर लेना, उसके बाद ही फिर आपकी रिपोर्ट ये मिल जा सकती है, ठीक है? तो ये मल्टीपल टेम्पलेट बना सकते हैं। एक और चीज़ है कि जिन लोगों को यहाँ पर अगर फ़ेवरेट की बात करें, तो ये रिपोर्ट मैं यहाँ पर भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जैसे ये सेटिंग कर ली, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट असाइन कर रखा है कंट्रोल एफ, एफ मीन्स फ़ेवरेट, ठीक है? तो जो फ़ेवरेट के अंदर भी ये रिपोर्ट मेरी यहीं से डायरेक्ट मूव हो जाएगी, इसका शॉर्टकट वहाँ पर भी चला जाएगा। तो मैंने यहाँ एंटर किया और मैं इसका अपना नाम देना चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ रिपोर्ट का, ठीक? तो मैंने इसका नाम दे दिया कंपनी स्टॉक स्टेटमेंट, ठीक है? तो ये रिपोर्ट मेरी फ़ेवरेट के अंदर सेट हो गई। तो जब ये रिपोर्ट जो है वो आपके यूज़र के लिए हुई है, तो जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसी में ही और रिपोर्ट भी समझ लेते हैं। क्लोजिंग मतलब सिर्फ़ क्लोजिंग का ही आपके सामने रिपोर्ट आएगी। इसमें पीरियड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो किस डेट को आपने मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है और किस कंपनी का है, तो आप ये जिस डेट में आप चेक करना चाहेंगे, वो डेट डाल के आप चेक कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 20 अप्रैल का देखना है, तो सॉफ्टवेयर 20 अप्रैल तक की ट्रांज़ैक्शन कैलकुलेट करके उसके हिसाब से रिपोर्ट दिखाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो है ये ब्रांड वगैरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पर इनेबल ग्रुप किया, तो यहाँ पर ये मुझे ब्रांड वाइज़ कैटेगराइज़ करके वो रिपोर्ट शो कर रहा है, राइट? अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो जो रिपोर्ट्स है वो कैटेगरी वाइज़ चाहिए,
या ये सारे ऑप्शंस हैं। आपने किसी ने आपसे कहा कि सर मुझे जो स्टॉक रिपोर्ट है आपकी, वो मुझे एचएसएन वाइज़ दे दीजिए, मेरे पास एचएसएन वाइज़ कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जब आप यहाँ पर एचएसएन सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपकी रिपोर्ट एचएसएन वाइज़ आएगी और उसका ब्रेकअप जो है वो एचएसएन वाइज़ होगा, ठीक है? और वो रिपोर्ट में आपको क्या-क्या चाहिए? तो फर्म के प्रोडक्ट का नाम चाहिए और एचएसएन का भी नाम चाहिए। तो वो आप यहाँ पर वो टिक कर सकते हैं, ठीक? सेलेबल स्टॉक की चाहिए। तो ये चीज़ आप सेव कर देंगे, तो वापस से मैंने अगर टोटल चाहिए तो ऑल कर लेंगे, ठीक है? मैं ब्रांड सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ताकि रिपोर्ट मेरी जल्दी फायर हो जाए और तो ये मुझे जो है वो एचएसएन वाइज़ आपकी रिपोर्ट सामने आ गई, कि आपने उसमें ग्रुपिंग कर दी कि फूड के अंदर सर आपके ये स्टॉक है और मेडिसिन के अंदर आपके ये स्टॉक है ना? तो इस तरह से आप इसको ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं। या अगर किसी ने आपसे कहा कि सर मेरे को टैक्स वाइज़ रिपोर्ट चाहिए। टैक्स वाइज़ रिपोर्ट क्या है? कि मेरे को किसी ने भी डिमांड करी है, चाहे आपके ड्रग डिपार्टमेंट हो या टैक्सेशन का हो, किसी या सीए ने कह दिया या किसी ने भी आपसे रिपोर्ट डिमांड करी है कि सर आप मुझे स्टॉक की वैल्यू या अपना स्टॉक की रिपोर्ट दे दीजिए, पर मुझे वो जीएसटी के टैक्स के हिसाब से चाहिए। मतलब 5% का आपके पास कितना स्टॉक है और 12% का कितना है। तो आपने क्या करा है यहाँ पे परचेज़ टैक्स ले लेना है, ठीक है? तो अगर ये रिपोर्ट निकालेंगे तो पर्टिकुलर उसी कंपनी का मेरे पास ये टैक्स वाइज़ आ गया। अब इसमें ये होता है कि मुझे सर उसने कहा कि सर आपको प्रोडक्ट वाइज़ नहीं देना है, मुझे समराइज़ दे दो, राइट? तो आपको यहाँ पे ग्रुप समरी पे टिक कर देना है। तो ये प्रोडक्ट की डिटेल नहीं आएगी, सिर्फ जो मेन ग्रुप है वो आ गया। तो 0% की मेरे पास 50 क्वांटिटी है, 12% जीएसटी की इतनी है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है। क्लियर? तो ये चीज़ हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं कि अगर एक बार जैसे बैंक ने आपसे स्टेटमेंट माँग लिया, मुझे ब्रांड वाइज़ दे दो रिपोर्ट, है ना? इस पीरियड की। कंपनियों की मुझे ऑल कंपनी का अपना स्टॉक स्टेटमेंट दे दो। पर वो मुझे प्रोडक्ट वाइज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्रांड का चाहिए। तो जब आप ये प्रिंट करेंगे, तो आपके सामने जो है सिर्फ ब्रांड ऑल आएँगे और ब्रांड का टोटल आएगा। तो ये ब्रांड के टोटल सम अप आएगा, राइट? इसमें प्रोडक्ट वाइज़ डिटेल आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि उनको प्रोडक्ट वाइज़ 100 पन्ने की रिपोर्ट नहीं चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है आपके सामने, जो बैंक आपसे डिमांड करता है इसी केस में, कि मुझे जो है वो 90 डेज़ और 60 डेज़ या 90 डेज़ बिफोर और आफ्टर वो आप मुझे ब्रेकअप दे दो स्टॉक का, कि कितना स्टॉक आपके पास ऐसा है, जो 90 डेज़ पुराना है। दैट मीन्स वो आपका लिक्विडेट नहीं हो रहा, है ना? तो उससे बैंक को ये पता चलता है कि आपका स्टॉक कितना डेड है। तो इसलिए वो रिपोर्ट आपसे डिमांड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट आपको देनी है और आपने कहा कि वो मुझे निकालनी है, तो आपको वो बोलते हैं स्टॉक एजिंग। अगर 30-60 देना है तो 2 लेवल हो गई ऑलरेडी। अगर आपको एक ही लेवल पे देना है, तो आप एक कॉलम हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, तो ये आपका 30-60 और अबव देन 60 के उसके ग्रुप में आपका आ जाएगा। तो लेस देन 30 हो गया, उसके बाद 30 और 61 और ग्रेटर देन 60, ठीक है? तो ये 3 लेवल में आपके कॉलम अलग-अलग प्रिंट हो गए, राइट? ये तो हो गई एक बात। अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए इस रिपोर्ट के अंदर मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप इनको समझ के अपने आप बना सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए मेरे को एक सप्लायर वाइज़ रिपोर्ट चाहिए। अब क्या होता है कि कंपनी एक अलग चीज़ होगी कि मेरे पास इंटास कंपनी है, ठीक है? जिसका मेरे पास स्टॉकशिप है। अब क्या होता है कि जो सेमी होलसेलर्स होते हैं, वो इंटास का माल जो ऑथराइज़्ड स्टॉकिस्ट हैं, एक सिटी में मान लीजिए 4 हैं और मैं चारों से माल परचेज़ करता हूँ, ठीक है? मैं एक सेमी होलसेलर हूँ। मतलब जो होलसेलर स्टॉकिस्ट है और रिटेलर है, उसके बीच में आज के एक डेट में एक और है, दैट इज़ जिसको हम सेमी होलसेलर्स भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ऑथराइज़्ड स्टॉकिस्ट तो नहीं है, पर वो इनसे माल खरीदते हैं और आगे रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वो इंटास कंपनी के उसके पास 4 कंपनियों का एक कंपनी के 4 सप्लायर हैं। वो सप्लायर वाइज़ भी रिपोर्ट चाहता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ब्रांड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ग्रुप में अनेबल ग्रुप करके यहाँ पर आप सप्लायर कर देंगे, राइट? तो आपको सप्लायर वाइज़ भी रिपोर्ट मिलेगी। अब अगर आपको एक ही सप्लायर का चाहिए, तो ये जो आपने ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसको यहाँ पर आप टैग भी कर सकते हैं। फिर से देखिए, अनेबल मैंने ग्रुप किया,
तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया कि कौन सा ग्रुप आपको, किस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट निकालनी है। तो वो ऑल दे रहा है, जैसे मैंने HSN लिया था तो ऑल HSN क्या आ रहा था। अगर कोई आपसे ये डिमांड करता है नहीं मुझे पर्टिकुलर एक ही टैग करना है, तो आपके लिए फिर ये ऑप्शन है, और उसकी समराइज चाहिए तो ये ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टैग से टैग कर लेंगे। जब आप यहाँ पे F1 करेंगे तो जो चीज आपने यहाँ सेलेक्ट की है, यहाँ सप्लायर है तो यहाँ पे सप्लायर की हेल्प आएगी, और वहां पर अगर आपने ब्रांड सेलेक्ट किया तो ब्रांड की हेल्प आएगी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब इसकी जब आप रिपोर्ट निकालेंगे तो उस आयुष ने अलग अलग किस किस कंपनी का मुझे स्टॉक दिया है, तो वो रिपोर्ट्स मेरी इस तरह से आ गई। ठीक है, तो ये सप्लायर आपका आयुष हो गया, और वो मेरा ऑल ब्रांड का है। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, आप कैसे उसको रिपोर्ट करना निकालना चाह रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट आ जाती है, जैसे स्टॉक की रिपोर्ट आप निकालते हैं, स्टॉक रिपोर्ट क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल ब्रांड ही ले लिया, अनेबल ग्रुप के और फर्म कर दिया। जो रिपोर्ट मेरी आइटम वाइज मुझे रिपोर्ट चाहिए, राइट। अब मेरे पास दो फर्में थी, तो A to Z मेरा A फर्म में कितना है और B फर्म में कितना है ना। तो वो मुझे ब्रेकअप यहाँ पे आ जाएगा कि मेरा एक फर्म के अंदर कितना स्टॉक है, B फर्म में कितना है। या जैसे अगर आपके एक से ज्यादा गोडाउन है ना, मल्टीपल गोडाउन है, तो आप गोडाउन वाइज भी आप जा सकते हैं, उसमें आपको इस तरह से आपको शो करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल गोडाउन है तो गोडाउन वाइज स्टॉक मेंटेन करते हैं तो आपको अलग अलग शो करेगा। मेरे पास एक ही गोडाउन है तो उसी गोडाउन का टोटल मुझे शो कर रहा है। ठीक है, ये सारा स्टॉक स्टेटमेंट का मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब इसमें एक और चीज है जो इसका थोड़ा सा और बड़ा रूप है। अब मैंने आपको बताया था स्टॉक स्टेटमेंट में कि भैया आपके पास 4 कॉलम आते हैं, इन, ओपनिंग का, इनका, आउट का और क्लोजिंग का। अब किसने कहा कि सर जो मेरे पास इन आया है उसको भी मुझे बाइफरकेट करना है, तो उसके लिए आप डिटेल स्टॉक रिपोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, वापस से फिर मैंने नेट किया, टैक्सेबल आया, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जो है वो सिंपल, अगर मैं रिपोर्ट फायर करूं तो मेरे पास जो प्री डिफाइंड सेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो है ये रिपोर्ट्स आ गई। एक फर्म ले लेते हैं, ब्रांच सेलेक्ट करके, और एक पीरियड मैंने सेलेक्ट कर लिया 1/4 से। ठीक है, अगर मैंने इसको प्रिंट किया यहाँ पे तो मेरे सामने ये रिपोर्ट आ गई। अब उसने क्या करा, ओपनिंग दे दिया, क्वांटिटी दे दी, है ना, नेट परचेज दे दी। नेट परचेज का मतलब क्या है, राइट, कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और उसने एक अदर रिपोर्ट अलग दे दी। अब ये अदर वन क्या है, जो सेल परचेज के अंदर ना आई हो, जिसका मैंने स्टॉक एडजस्टमेंट किया है ना, या स्टॉक एडजस्टमेंट से ऐड किया है, या मैंने सेलेबल से नॉन सेलेबल किया, नॉन सेलेबल से सेलेबल किया है। मतलब ऐसी एंट्री जिसका मेरा कस्टमर के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। क्लियर, कस्टमर के साथ मेरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। भाई कस्टमर के साथ क्या ट्रांजेक्शन होंगे, सेल, सेल रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न, है ना, सेलेबल में यही होंगे। इसके अलावा जो मैंने एंट्री करी है स्टॉक एडजस्टमेंट से एंट्री की थी कि किसी एक क्वांटिटी का स्टॉक मुझे बढ़ाना है और किसी का कम करना है, स्टॉक ऑडिट किया, या सेलेबल से नॉन सेलेबल में लेके आ, या नॉन सेलेबल से वापस सेलेबल में लेके आया। तो टोटल रिसीविंग मेरा अदर का जोड़ के 33 हुआ, राइट। इसी तरह आपका सेल का दिखा रहा है। अब जो सेल है इसको भी मुझे बाइफिकेट करना है, तो उसको भी मैं बाइफिकेट कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, समझा देता हूँ। C फॉर चालान, चालान परचेज पे कितना क्या, या परचेज, चालान परचेज पे किया तो परचेज भी बताऊंगा अलग से, है ना। और चालान और ये अलग अलग नहीं बताना है, तो मैंने कह दिया कि मेरी नेट परचेज कितनी भी, और फिर मैंने गुड्स रिटर्न आउट, मतलब कितना मैंने परचेज रिटर्न किया। इसी तरह सेल और सेल रिटर्न हो गया, राइट।
और रिप्लेसमेंट की एंट्री मैंने करी नहीं है, तो मुझे अलग से चाहिए नहीं। तो मेरी नेट परचेज कितनी हुई, और इसके अलावा मैंने अदर रेस्ट क्वांटिटी कंबाइन प्रिंट कर दी। और रेस्ट क्वांटिटी में कंबाइन नहीं करूंगा तो मुझे अलग अलग भी बता सकता हूँ कितना मैंने एडजस्टमेंट किया, है ना, कितना मैंने रिप्लेसमेंट में किया, ठीक, और कितना मैंने सैंपल में इशू किया। ये चालान है, ये सैंपल इशू है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको अलग अलग भी बाइफरकेट कर सकता हूँ, पर मैंने क्या, नहीं, मेरे को उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ रेस्ट वाला मैंने कंबाइन कर दिया। स्टॉक इशू रिसीव का आप अलग से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने ये आ गया भाई, ओपनिंग क्वांटिटी ये थी, स्टॉक रिसीव मैंने नहीं किया इस आइटम में, परचेज मैंने 32 पीस किए, परचेज रिटर्न मैंने कुछ नहीं किया, तो नेट परचेज मेरी कितनी होगी, उतनी ही होगी सेम। अदर मैंने एडजस्टमेंट किया था, एक ऐड हुआ, तो मेरा टोटल रिसीविंग कितना हो गया, 33 हो गया। तो ये पूरा डिटेल्ड उसका वो है। इसके बाद आ जाते हैं स्टॉक इशू पे। इशू मैंने कुछ नहीं किया, सेल मेरी 57 हुई, रिटर्न मैंने 7 लिए, तो मेरी नेट सेल कितनी होगी, 50 होगी, है ना। चार्ट में मैंने बताया था सेल माइनस सेल रिटर्न, तो मेरी नेट सेल फिगर कितनी होगी, 50 होगी। 2 मैंने अदर इशू किए हैं, हो सकता है मैंने एडजस्टमेंट स्टॉक इशू किया हो, सॉरी स्टॉक इशू नहीं, एडजस्टमेंट किया हो, सेलेबल टू नॉन सेलेबल, तो मेरा टोटल इशू 52 हो गया, और नेट क्लोजिंग स्टॉक मेरा 31 है। वैसे अगर हमने देखा था तो मेरा टोटल इशू एक तरफ आ रहा था और टोटल रिसीव एक तरफ आ रहा था। तो स्टॉक की रिपोर्ट में आप समझ गए, सिर्फ ओपनिंग निकालने के लिए, मतलब जो डेट आप यहाँ पे डालेंगे वो उस डेट का ओपनिंग बताएगा। अगर मैंने मान लीजिए 24 डाला है, तो यहाँ पे 24 का ओपनिंग आएगा, दैट मीन्स 23 की क्लोजिंग रिपोर्ट। अगर मैं 20 तारीख डाला हूँ तो 20 तारीख का ओपनिंग, 20 के अंदर जो ट्रांजेक्शन भी है वो इसमें एड ऑन नहीं होंगे, ठीक है। देखिए स्टॉक रिपोर्ट में हाँ कुछ चीजें और हैं, जैसे पीरियड स्टॉक रिपोर्ट आप निकालते हैं, राइट। तो इसमें कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं इसमें, कि ब्रांड वाइज वो निकालते हैं, और आपने ये फिर से इंटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक। ये आपको एक बार डिफाइन करनी है कस्टमर की नीड के हिसाब से, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे नियर एक्सपायरी का लोग मांगते हैं कि हमें नियर एक्सपायरी स्टॉक भी इसमें शो हो जाए। फिर एक ऑर्डर क्वांटिटी भी मांगते हैं, है ना। ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं उसका रेशियो क्या रहे, कि जितना मेरा सेल हो गया है उतना ही क्वांटिटी, या उसका 1:5 का मेरा एक ऑर्डर कॉलम बन जाए, तो वो सेल बेसिस पे होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने कितनी क्वांटिटी सेल करी है, उसका वो 1:5 का एक ऑर्डर बनाएगा क्वांटिटी, इतना माल मुझे और मंगाना चाहिए, प्लस माइनस उसमें से जो मेरे पास बचा हुआ है। अगर मान लीजिए इस पीरियड के अंदर, चलिए रिपोर्ट फायर कर लेते हैं पहले, अमाउंट हटा देते हैं, ठीक है। अमाउंट कॉलम वाइज कोई नहीं मांगता, नीचे टोटल मांगता है, तो अमाउंट का कॉलम हम यहाँ पे नथिंग कर देते हैं। और फ्री क्वांटिटी, क्वांटिटी भी क्लब भी मांगते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग किया था, तो इस सबको यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं, मतलब इसकी डिजिट जो है वो इतने तक आनी चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये स्टॉक स्टेटमेंट हो गया, ओपनिंग इतना था, रिसीव इतना हुआ, इशू हुआ 31 का स्टॉक है, नियर एक्सपायरी मेरा कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा दिया इसने ऑर्डर क्वांटिटी 55 का ऑर्डर बन रहा है, मतलब अगले मुझे नेक्स्ट जो है इस आइटम का ऑर्डर करना चाहिए। तो 55 कैसे आया, जितना मेरा सेल हुआ था, मतलब इशू हुआ था, उसका 1:5, तो 1.5 गुना हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.5 से, जो वैल्यू आएगी उसमें जितना मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, हम्म, ऑर्डर क्वांटिटी जितना आपका मल्टीप्लाई किया आपने 1:5 से सेल से, और उसमें जितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल था वो आपने माइनस कर दिया, तो ये आपका प्रिडिक्शन हो गया कि आपको इतना स्टॉक मंगाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह से भी दे सकते हैं, क्लियर। बाकी आप लोग देख लेना यार, कोई नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है।